वी स्टार्टेड द सेशन विद दिस थिंग कि हमारा हर कंपनी का क्या विज़न होता है, कहाँ वो कंपनी जाना चाहती है और किस सिचुएशन पे वो खड़ी है, और उसको जो हम लेके चलते हैं तो हम डिफरेंट एनालिसिस करते हैं और क्या उन एनालिसिस में हमने मैच्योर मॉडल की बात की है कि हम कर सकते हैं DDPP, जस्ट टू मेक यू मेमोराइज इज DDPP, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव को याद रखें, जब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जैसे कह दी जाती है कि आप उस टाइम पे दवा किसी को दे देते हैं, तो प्रिस्क्रिप्टिव इज़ द लास्ट थिंग, जब प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग है। प्रिस्क्रिप्टिव एक तरह से सब्जेक्टिव है और प्रेडिक्टिव एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। जो एक्चुअली यहाँ पे जब हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द डेटा। सो इसको हम ऐसा कहते हैं जैसे प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग है, व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड द डिजीज़, यू नो द कॉज, यू नो द सिम्टम्स ऑफ अ पेशेंट, आपने उसको देख लिया। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की जैसे हम बात करते हैं, हम कहते हैं ये ड्रग जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जैसे पेनाडोल है, कालपोल है, या वो। तो हम यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन और उसकी उस ऑब्जेक्ट आप उस तरह बात करें कि जब हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव वाली बात है, बट ऐसे यहाँ पे भी प्रिस्क्रिप्टिव वही आता है कि जब आप एक्शन में चले गए, आपने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया, तो यू आर राइट कि वी कैन सब्जेक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव को हम उस तरह भी रिलेट कर सकते हैं कि व्हेन यू आर एट द डायग्नोस्टिक स्टेज तो यू आर एट सब्जेक्टिव स्टेज, जिसमें आप व्हाट, व्हाई, हाउ को इवेलुएट करें, एंड देन यू गो टू द प्रिस्क्रिप्टिव स्टेज, और उसमें आप ये कह रहे हैं कि व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव समथिंग। अब आपने एक्शन क्या लेना है। अच्छा, एक रिपोर्ट है जो आप सब लोगों के हाथों में है, इसकी बात करते हैं। अच्छा, this report is a very practical report. It was generated. It can be generated from a 2 head count company to a 200,000 head count company like Amazon, Google as well. So this is a very benchmark report, और ये जो है actual हर महीने जनरेट होती है, ये जनरेट की जाती रही है। सो समटाइम्स पे आगे जाके आप देखेंगे, क्योंकि बिकॉज दिस, अगर आप इसको देखना शुरू करें, और इसकी जो इसका जो ऑर्डर भी ऐसे बनाया गया है कि जैसे कंपनी जो है हर चीज़ को देखते हैं कि उनका स्टाफिंग या हेड काउंट स्टेटस क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो इनका जो ऑर्डर है उस पर कंफ्यूज ना होएगा, कुछ जगह 2015 है और कुछ जगह मैंने 2022 को रखा है उस पर। बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपने उस चीज़ को देखना है कि सबसे पहले कंपनी का, हमने जो यहाँ पे बात की थी कि एक कंपनी का ऑरेंज HR हो जाए, कैनन हो जाए, हम हर सबसे पहले क्या देख रहे थे, आपकी PR एजेंसी हो जाए, आपका ऑर्गेनिक हो जाए, आपकी एजुकेशन, हम पहले देख रहे थे क्या होना चाहिए, हेड काउंट क्या होना चाहिए। सही है, तो सबसे पहले आप जब कोई भी रिपोर्ट निकालते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर वो हेड काउंट है तो किस लोकेशन पर है फॉर एग्जांपल, और कंपनी की डिफरेंट लोकेशंस आ रही हैं। LOC1 आप अपने अगर हैंड आउट्स पे देखिएगा, क्योंकि कल हम एक एक्चुअल कोई एनालिटिक भी रन कर लेंगे, मॉडल रन कर लेंगे हर कोई इंडिविजुअली। सबसे पहले आप ये देखिए कि लोकेशन, डिफरेंट लोकेशंस पे क्या हेड काउंट है, उसका टोटल क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई सेल्स का बंदा है, वो हो सकता है खानेवाल में बैठा है, कोई कराची में, कोई नारोवाल, कोई सियालकोट में, या हो सकता है कि आपका हज़ार बंदा आपके प्रोडक्शन में बैठा हुआ है, वहीं पे बैठे हुए हैं, या सारे हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, इट डज़न्ट मैटर। बट अगर आपने उसको ड्रॉ करना है तो यू हैव टू बी क्लियर कि अगर आपके 7 बंदों की कंपनी है, कि आपके जैसे वो ऑरेंज की बात कर लें कि 4 और 3 7, तो जो है ये टोटल हेड काउंट है इनका 7 का। तो चाहे हेड काउंट को आप इस तरह देख लें कि उसकी प्रेजेंस कितनी है इज़ इम्पॉर्टेंट। वो जो है ये है फील्ड में है और ये ऑफिस बेस्ड है, हो सकता है इनका एक ही ऑफिस हो। ठीक है, आपने ये देखना है, आपने इस हेड काउंट को देखना है और टोटल, ये दिस इज़ अ टोटल। इस तरह अगर आप थाउजेंड्स में जाते हैं, हंड्रेड्स में जाते हैं, चाहे आप 3 लोगों की कंपनी है, आप ये कहेंगे जी मैं तो खुद ही कंपनी का ओनर हूँ, मैं खुद ही रन कर रहा हूँ, तो आपने अपने उसको देख लेना कि जी हमारा जो टोटल है वो 2 का है। सो 2 मीन्स जब आप हेड काउंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है द नंबर ऑफ़ हेड्स अवेलेबल। अभी हम उस पर नहीं गए फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कैलकुलेशन पे, FTEs के जो इनका क्वेश्चन था, विच आई एम स्टिल होल्डिंग टू। उसमें प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होता है, और दैट इज़ रिलेटेड टू द वर्क आवर्स, और पर्सन हाउ मच द पर्सन इज़ प्रोडक्टिव एंड एक्टिव ऑन टू द वर्क प्लेस, उस पर हम बाद में आते हैं।
अच्छा जी, अब और अगर आप इस कंपनी का देखें कि इसकी डिफरेंट लोकेशंस आपको नज़र आ रही है, लोकेशंस राइट नाउ 9 हैं, 10वां आपको हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल नज़र आ रहा है। हर लोकेशन पे इतने इतने एक्चुअल लोग इस टाइम मौजूद हैं। नंबर ऑफ़ वेकेंट पोजीशंस और वैकेंसीज़ कितनी हैं, बिकॉज दिस इज़ अ बिग कंपनी, तो आपको एग्जैक्टली हर लोकेशन का बताया जा रहा है कि नेक्स्ट आप अगर और देखें कि नंबर ऑफ़ वेकेंट पोजीशंस कितनी हैं और स्टाफिंग स्टेटस कितना है, कि स्टाफिंग स्टेटस, अब स्टाफिंग स्टेटस कैसे निकल रहा है? स्टाफिंग स्टेटस इज़ बीइंग कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ़ अप्रूव्ड पोजीशन वर्सेस द नंबर ऑफ़ एक्चुअल पोजीशंस, एक्टिव पोजीशंस डिवाइडेड बाय, समझ रहे हैं कि अगर नंबर 100 है, आपने 100 बंदा हायर करना है और आपने 80 बंदे अभी लोकेशन पे रखे हुए हैं, तो आपका कितनी परसेंटेज हुई? आपका जो स्टाफ स्टेटस है 80% हुआ, 80% हुआ ना। 100 में से 80 आपने बंदा रखा हुआ है, तो योर 80%, और 20% का भी आपने अचीव करना है। सो एज HR आपका KPI ये भी है कि आपने 20% का स्टाफिंग स्टेटस अचीव करना है। आपका जैसे 1500 एजुकेशन है, आपके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल किधर है? स्कूल शादरा में है, शादमान में है, गुलबर्ग में है। उस स्कूल में कितने लोग हैं? टीचर्स कौन से मिसिंग है? किसी जगह क्लास 5 की जी जनाब उर्दू की टीचर मिसिंग है और किसी जगह मैथ्स की टीचर मिसिंग है। सो वो आपको नज़र कहीं पे आ रही है किसी प्लेटफॉर्म पे, या सिर्फ घूमे फिर रहे हैं, या वो प्रिंसिपल ही कह रही है जी खरीद भी प्रिंसिपल को कह दिया हेड ऑफिस वालों ने, खुद ही भी हायरिंग करो, खुद ही फायरिंग करते रहो, हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें सिर्फ बता दिया करो। सो ये दिस HR इज़ नॉट इफेक्टिव HR अनलेस अनटिल हर HR मैनेजर यहाँ पे बैठ के अपनी सीट पे बैठ के राइट नाउ आपकी ये विजिबिलिटी नहीं है कि कोई बंदा कहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है और कैसा परफॉर्म कर रहा है, और वो उसकी क्या आउटपुट कंपनी को मिल रही है। यू आर नॉट इफेक्टिव HR मैनेजर। सो और आप वो कैसे करते हैं? या एक छोटे सेटअप में तो होता है ना कि भी हारे को सलाम दुआ की, वो ये पता चल गया सलाम दुआ के लिहाज से, लेकिन बड़े सेटअप्स में भी ये बहुत ईजी है करना। और वो आप कैसे करेंगे? एक तो ये कि आपके पास है हर चीज़ का स्टेटस आ रहा होगा, दूसरा आपके पास बजट भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैलकुलेट हुआ है कि आप देखें हेड काउंट बजटेड कितना है वर्सेस हेड काउंट की स्टाफिंग का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो नज़र आ रहा है। लोकेशन 1 पे 231 लोग अप्रूव्ड हैं और जबकि 205 हायर्ड है। लोकेशन 1 पे देखें, उन्होंने कहा कि जी 2021 में अगर वो 231 लोग हायर्ड है और 205 प्रेजेंट है, तो जो उसका डिफरेंस आ रहा है ना, वो आपको नज़र आ रहा है स्टाफिंग स्टेटस की जो परसेंटेज है। ठीक है, तो आप लोग ने ये देखते हैं। इसके अलावा ये कि आपके पिछले सालों में कितने लोग थे, पिछले सालों में आपकी क्या ट्रेंड रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो है रिट्रेंचमेंट हो रही है या आपकी ग्रोथ हो रही है कंपनी के साथ साथ, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है या रिड्यूस कर रही है, वो भी देखना ज़रूरी है। इसलिए हिस्टोरिकल डेटा डाला जाता है। हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है कि आप पिछले का डाल दें कि हम जो है पिछले सालों में किधर थे और हम फ्यूचर में किधर जाना चाहते हैं। उसके लिहाज से आप उसका ट्रेंड जो है वो कैलकुलेट करें कि आपने कहाँ पर अपने आप को लेकर जाना है, एंड द नंबर शुड बी देयर इन योर हैंड्स। तो आपने दोनों तरह का जो है आप पहले एक रन करें। दिस इज़ जस्ट ये जो आपको डिस्क्रिप्टिव जो हम कह रहे थे ना पहला D, दिस इज़ नथिंग, इसमें कोई डायग्नोस्टिक नहीं हो रहा, और उसमें अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे आप ना नंबर पुट इन करना शुरू करते हैं। आप ये कहें कि हमारी 7 लोगों की कंपनी है, 7 का ये डेजिग्नेशन है, 7 का हेड काउंट है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाए, 7 लोगों की कंपनी है, जेंडर बैलेंस एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी औरतें हैं कितने आदमी हैं, क्योंकि उस ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी जितनी डाइवर्सिटी की रेशो है, डेट्स इसलिए कंफ्यूज ना करें बिकॉज दिस इज़ फॉर द एक्चुअल डेटा फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द कंपनी। आई हैड टू, मैंने उसको ना उसके सारे वो निकाल दिए हैं जो उसके फ्लैग्स थे, आई हैड टू टेक दैट आउट, और उसकी जो डेट्स है वो थोड़ी चेंज की हैं। बट टू गिव यू अ स्पेसिफिक फिगर, दिस इज़ अ एक्चुअल जनरेटेड रिपोर्ट ऑफ और ये पूरी मतलब वैलिडेटेड फाइनेंस से थ्रू हुई भी रिपोर्ट है ऑफ सम पास्ट ईयर्स। सो इसमें कोई गलती नहीं है, इस किस्म कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है। दिस आई कैन अश्योर यू बिकॉज दिन ये मल्टीनेशनल से निकली हुई है और जर्मन से ऑथेंटिकेट हुई हुई है ऑन द एनालिसिस पार्ट। अच्छा, अब मैं जेंडर बैलेंस, नेक्स्ट थिंग आती है। नेक्स्ट ये कि आपके पास 7 लोग हैं या 7,000 लोग हैं, कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी लड़कियां हैं कितने हज़रात हैं, क्योंकि जो अगर एक लड़कियां होंगी, जहाँ भी आप लड़के रखेंगे वहाँ पे एक फ़ीमेल वॉशरूम होगा। क्यों रीज़न है भाई?
हमने लड़कियों को क्या करना है भी पता करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जो डाइवर्सिटी की नीड ही डिफरेंट है। जहाँ पे आप एक लड़के रखेंगे उसका एक प्रेयर रूम भी होगा, उसका पिक एंड ड्रॉप का भी इशू हो सकता है। एज HR मैनेजर, एवरी HR मैनेजर हु इज़ अ गर्ल इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि उसकी कोलीग्स कैसे पहुँच रही हैं। हाँ, डीकेज होते हैं इंडस्ट्रियल, उसमें तो मैंडेटरी है, लेबर लॉ में तो है, दे आर डे केयर प्लेस हैज़ टू बी देयर। हाँ, उनके रेस्ट एरियाज़ उनके डिफरेंट होंगे, उनकी नीड्स डिफरेंट है, उनके ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है, उनके लिए एक प्लेस आपको असाइन करनी पड़ेगी। आप उसको बाहर गेट पे तो नहीं खड़ा कर देंगे कि जब खड़े हो जाओ। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट भी शुरू हो जाती है, वो कहते हैं भाई इनको पिक एंड ड्रॉप क्यों मिलती है और फलाना नहीं होता। बहरहाल बट दैट्स पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। आपकी कंपनी अगर ग्रो करती है तो आप इस किस्म के मसाइल भी हैप्पीली ले लेते हैं। बट आपको एक और बात बताऊँ, बिजनेस रिलेटेड में आपको देयर इज़ दिस स्टडी, वो कभी चेक कर लीजिएगा जाके, विच इज़ ऑल्सो वैलिडेटेड, इज़ दैट व्हेन देयर इज़ अ फीमेल देयर, स्पेशली FMCG कंपनीज़ में, नेस्लेज में, यूनिलीवर्स में, कोका कोला, पेप्सिको में, पता क्यों फीमेल्स रखी जाती हैं? आप बताइए किस लिए रखी जाती हैं? ये कहा जाता है ये कहा जाता है कि शायद फीमेल से मार्केटिंग हो जाती है, इसलिए जो फीमेल खड़ी हुई जो ख़वातीन है, ये एक जनरल परसेप्शन है, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से रखी जाती हैं। बिकॉज जो फीमेल्स होती हैं वो FMCG की सबसे अच्छी कंज्यूमर्स होती हैं, हर देम सेल्स। आपको जो फीमेल का जो माइंड है, जो चीज़ें फीमेल्स क्लोज कर सकती हैं, वो एक मेल माइंड जो है उन पजल्स को क्लोज कर ही नहीं सकता। अगर आप एक फ़ीमेल माइंड का ब्रेन की मैपिंग करके देखें और एक मेल माइंड के ब्रेन की मैपिंग करके देखें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस, ठीक है। इवन इन अ मेल टू मेल देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, जिसलिए कहा जाता है कि जियोग्राफिकली आप बल्तिस्तान से भी एक लड़का उठाएं, मल्टीनेशनल्स में इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, देयर इज़ अ हार्ड कोर अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। आप एक बल्तिस्तान से बंदा उठाएं और एक आप उठाएं, एक चुलिस्तान से उठाएं, और आप एक जो है यहाँ कराची के नाज़माबाद से लेकर आएँ, क्योंकि उन सब का उसको लाने की वजह ये है, व्हेन दे विल कम दे विल हैव थॉट पैटर्न्स विच विल वर्क फॉर द बिजनेस। इट हैज़ नथिंग टू डू कि हमने डाइवर्सिटी को ग्लोरीफाई करना है। एक लड़का जो सखर और सकर्दू से पढ़ के जो आएंगे, उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो उस कंज्यूमर बेस को एग्जैक्टली जानते हैं। और FMCG के प्रोडक्ट्स क्योंकि हर एक ने ख़रीदने होते हैं, जैसे सर्फ है उसका साशे पैक उधर भी जाना है, कोक जो है बोतल जो है वो एक उसने बिलियनियर ने भी पी लेनी है, और एक आम जो आप यहाँ पे हाफजाबाद के खोखे पे जाएंगे वहाँ भी मिलती है जाएंगे। तो वो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर बीइंग बिजनेस माइंडेड। इसी तरह आपके जो PR और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, हाउ दे वर्क इज़ कि आपने कंज्यूमर साइकोलॉजी को कैसे हिट करना है। जो आप कभी कोई कैंपेन बनाते हैं, तो कैंपेन बनाने का जो होता है कि वो आपकी जो ह्यूमन ब्रेन में कितना उसका रिटेंशन है, कितना इंप्रेशन लेवल है, क्या फॉन्ट यूज़ होनी है, क्या कलर यूज़ होनी है, इज़ यूज। और समटाइम्स जो फीमेल जो ब्रेन्स हैं वो उन चीज़ों को लॉक कर देता है। इट इज़ वेरी साइंटिफिक, इट इज़ नथिंग टू डू विद कि वो जनाब वहाँ पे खड़ी होती हैं। स्टोर्स में मर्चेंडाइजर्स इसलिए नहीं खड़ी की जाती हैं कि जनाब वो अच्छी लगती हैं इसलिए खड़ी की जाती हैं, इसलिए बिकॉज दे हैव अ परसुएशन पावर विच कैन गो इनटू द डिटेल्स। एक मसाले को कैसे बेचना है और उसकी क्या आउटपुट है, वो एक आदमी को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। दे हैव देयर कंपेटिटिव एंड देन देयर इज़ नो कंपैरिजन, देयर इज़ नो इक्वालिटी डिबेट कि जो इक्वल है और बराबर है और वो है, वो सब वो प्लीज़ पार्क दैट आउटसाइड। बिकॉज आपका जो लॉजिकल डिसीजन है डाइवर्सिटी रेशियो को मैप करना, चाहे आपकी 7 लोगों की कंपनी है, 3 लोगों की कंपनी है, 2 लोगों की। इंटरेस्टिंगली जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपनी आप ओनर्स में देख लें, आप मंशास का देख लें, वन ऑफ देयर बोर्ड मेंबर हैज़ बिकम इज़ वन ऑफ देयर डॉटर्स। आप शाहकाम में देख लें, व्हेन द मदर केम इन टू रन द शाहकाम इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री ग्रो फास्टर। जहाँ पे भी वहाँ पे फीमेल्स आई, तो समटाइम्स वो ऐसा पर्सपेक्टिव लाती हैं कि उनके जो है बिजनेसेस ग्रो करते हैं, चाहे वो बैक एंड पे काम कर रही हों या फ्रंट एंड पे कर रही हों, बट एट द सेम टाइम दे कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस। एंड जस्ट लाइक जेंट्स हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द फिजिक, स्टेमिना, their stability, so females also have a competitive advantage as well। इसलिए उसकी डाइवर्सिटी रेशो को जो तमाम मल्टीनेशनल्स में टारगेट है, नेस्ले में जैसे 50% तक का है जो अचीव नहीं हुआ, टेलेनॉर में वॉज अबाउट 25%, वो भी अचीव नहीं होता था, आई स्टिल रिमेंबर। यहाँ पे ये इस कंपनी में वॉज अबाउट 10% था। इसको मैप करने का ये वजह नहीं थी कि HR का दिल चाह रहा था, दे वर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि आप जिस जेंडर बैलेंस की 10% बेंच मार्किंग की हमने बात की थी, जहाँ पे क्वांटिफिकेशन की बात की थी, तो उसमें ये कहा गया कि जब 10% अचीव नहीं हो रहा
और कहाँ पे मेजर डेप्थ्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके ये इसमें यहाँ पे देख लें कि एक ब्लू उसमें मेजर डेप्थ यू आर एबल टू सी, सो फ़ौरन ही उसको पकड़ लिया जाता है कि किसी ख़ास लोकेशन पे कोई ऐसा इवेंट, कोई सुपरवाइज़र का इशू तो नहीं है कि वहाँ पे कोई किसी को तंग कर रहा है, या पिक एंड ड्रॉप का इशू तो नहीं है, कोई रूट का मसला हो गया। सो HR मैनेजर का दिस डेटा एक्चुअली शोज़, आपको पता चल रहा होता है। अब आगे हम लीवर्स की भी बात करेंगे कि अगर आपके जेंट्स छोड़ के जा रहे हैं तो किस वजह से छोड़ के जा रहे हैं। सो दिस डेटा इज़ हार्ड को रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स फैक्ट्स, और वो आपको एक पिक्चर पेंट कर देता है कि इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है और या क्या चलता रहा है, आपको नज़र आ। नेक्स्ट आते हैं प्लीज़ बेटा जी। ये मास्टर डेटा था, मैं आपको बताती हूँ इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड एक मॉडल मैं आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ अ बेसिकली एक्सेल बेस्ड डेटा। इसकी थी 175 कॉलम्स थे मास्टर डेटा में ना। उस मास्टर डेटा में था वो एम्प्लॉय नंबर, जॉब लेवल डेजिग्नेशन, ब्लड टाइप, आपको पता ही है जैसे वो मैप होता है। बट ये अब 4 सालों में अब हम इस लेवल पर आ गए हैं कि अब हम ये जो डैशबोर्ड है ना, ये एक्सेल बेस नहीं बनाते। जैसे आपने कहा था ना, तो मैं अभी इस ब्रेक में कह रही थी, कल मैं आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखाऊंगी जो टैब्लो बेस्ड है। जो टैब्लो बेस्ड है वो डायरेक्टली वो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, मतलब वहाँ पे जहाँ पे एम्प्लॉय आपका HRMS सिस्टम जैसे आप कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, वहाँ पड़ा होता है, उससे टैब्लो पे आपके सारे एनालिसिस निकल रहे हैं। बट एनी हाउ, क्योंकि अगर इस किसी के पास HRMS सिस्टम नहीं भी है, एक्सेल हर एक के पास है। और अभी भी बताओ, डिस्पाइट टैब्लो इज़ देयर एंड वी आर वर्किंग ऑन टू दैट। हमारे जो एनालिसिस हैं हम टैब्लोज पे हम करते हैं, बट एक्सेल हैज़ इट्स ओन ब्यूटी समहाउ। एक्सेल इज़ समथिंग कि अगर आपको अच्छी तरह आता है तो, और एज सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स मैं ये कहूँगी कि उस पर आप थोड़ी सी कमांड, आई एम नॉट सेइंग कि जनाब आप पूरे कोई मैक्रोज फार्मूलाज लगा लें, ना करें, लेकिन थोड़ी बहुत कमांड आना इज़ अ मस्ट। इट विल मेक यू ग्रो इन द कंपनी। अगर आपको वो ना हो कि जी फ्रीज़ नहीं करना आ रहा, कॉलम नहीं करना आ रहा, सम नहीं करना आ रहा, अगर नहीं करना आ रहा तो आपकी जो ग्रोथ है वो वहीं लिमिट हो जाएगी। सो एन इंटरेस्टिंग कोट विच आई रिसेंटली रेड वॉज दैट the human resource will never be taken over by machines, or HR analytics will never overcome human resources. But the ones who do not do the human resource professionals who do not do HR analytics will always be erased by the ones who will do HR analytics. आप ऐसे एक रिपोर्ट बनाएं। और आगे मैं आती हूँ कॉस्ट के पास। इसके आगे हम पिक्चर को बिल्ड करना शुरू करते हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले देखना शुरू किया मेरे पास बंदे कौन है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आप कह रहे हैं हेड काउंट इतना है, पर हेड काउंट किस लेवल पे काम कर रहा है। आपका जो पिरामिड जिसे आप कहते हैं ना कि आपका पिरामिड है, जैसे आपके जनरल मैनेजमेंट में जॉब लेवल 1 फॉर एग्जांपल, इसमें इस कंपनी में आप ये देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 आपके हर चीज़ जो है ना वो डेटा मैप ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 and 7। अच्छा, इस कंपनी में ये था कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, तो वी हैड टू गो टिल 7। आइडियली मैं आपको बताऊं कि 6 लेवल से ज़्यादा आइडियली ये है कि आप ट्राई टू होल्ड योर सेल्फ टू द 6 लेवल्स, बिकॉज 6 लेवल से ज़्यादा आपका कॉम्पेन सारा इम्पैक्ट हो जाएगा। आपने जो भी अपनी पॉलिसी बनानी है, आप किस तरह बनाएंगे, आप कैसे बेनिफिट कार्ड देंगे, आप कैसे पेट्रोल साइन करेंगे, अनलेस अनटिल आपको यही नहीं पता कि आपके पास कौन से लेवल के कितने लोग बैठे हैं, आप कैसे मेडिकल OPD और IPD देंगे, मेडिकल का इन पेशेंट या आउट पेशेंट डिफाइन करेंगे। आपकी कोई पॉलिसी नहीं बन सकती अगर आपके पास सबसे पहले और सबसे एक्सट्रीम जो इसको अमूमन कहा जाता है पॉलिसी नंबर 1 ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जॉब लेवल्स या हायरार्की को डिफाइन किया जाता है। गवर्नमेंट में इसको कहा जाता है ग्रेड 22, ग्रेड 19, ग्रेड 15 और ये और वो, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड सिस्टम, बिकॉज दैट सिस्टम डज नॉट वर्क फॉर सक्सेशन प्लानिंग एंड करियर, इट डज नॉट वर्क फॉर द न्यू जनरेशन। अच्छा, और मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंगली ये होता है जब इस तरह के सिस्टम्स चल रहे होते हैं तो उसके अंदर सब लेवल्स भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इज़ अगर CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 2 आर द HODs, CEO एंड दीज आर द HODs कह लें, GMs कह लें। एक तो और दूसरा ये कि डेजिग्नेशंस जो है ना सेम रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कंसल्टेशन देने जाती हूँ, दुनिया की जो डेजिग्नेशन है वो लेवल 2 का बंदा है, उसने करना वही है, वो वाइस प्रेसिडेंट सेल्स,
अच्छा दूसरा बंदा वही वाला काम कर रहा है, वो एडमिन मैनेजर। भाई अगर HR हेड है नहीं है तो सेल्स का वाइस प्रेसिडेंट कैसे हो गया? और उनकी सैलरी में मतलब ऑफ कोर्स शायद लाख 1.5 लाख का, विच इज़ ओके टू हैव, आपकी बेंचमार्किंग ऐसी हो सकती है, बट देन डजंट मेक एनी सेंस। आपने अपनी पोजीशनिंग ही नहीं ठीक की हुई। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी डेजिग्नेशंस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोगों को जो दिल चाहे साइन ना कर देंगे। आजकल ये बड़ी आ रही है डेजिग्नेशन, बड़ी इन हो गई है। उसको प्लीज़ देखें कि आपने अगर GMs किए तो GMs रखें, आपने HODs किए HODs रखें, ताकि कोई कल को आप एनालिटिक्स रन होंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा। और वो जो आप उसको जब डिफ़ाइन करें हायरार्की में, आप एनालिटिक्स रन करेंगे, यू विल बी एबल टू सी कि लोगों को ग्रो कैसे कराना है। अदरवाइज़ आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि ये सपोर्ट स्टाफ होता है अमूमन। सो फॉर एग्जांपल HOD, दीज आर मैनेजर्स, these are assistant managers, these are executives और specialists। ये अगर वैसे this is always which I recommend lists, ठीक है। एग्जेक्टिव या स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं ना, द टेक एग्जेक्टिव, द स्पेशलिस्ट, जिनका 2 से 3 साल का होता है। दिस इज़ ऑफिसर लेवल, जिसे हम कहते हैं, जो आपका जो होता है स्केल्ड एंट्री लेवल जिसे कहा जाता है, या सुपरवाइजरी लेवल जिसे इन अ सेंस कहा जाता है, वो यहाँ पे फॉल करता है। हर कंपनी के अंदर आपके जितने यूनिट्स हैं, आपको अच्छा अब आपने उनको डेजिग्नेशन के लिहाज से स्पेसिफाई कर दिया, एट द सेम टाइम आपने उनका ये नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, विच इज़ द लेवल ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपके तमाम कॉम्पनमेंट स्ट्रैटेजी अमूमन इस चीज़ों पे बनती है। फिर आप ये देखते हैं कि मैंने किसको कितनी तनख्वाह देनी है, उसकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। सो दैट्स वाई आप यहाँ पे देखना शुरू करते हैं इन द ओवरऑल रिपोर्ट, यू स्टार्ट सेइंग कि मेरे पास जो हैवी वेट्स हैं वो कितने हैं, मिडल मैनेजमेंट कितनी है। जी हाँ, मर्सिस भी यूज़ किया जाता है, हे भी यूज़ किया जाता है, हे वैल्यूएशन मेथड भी किया जाता है, और इसके अलावा लोकल भी काफ़ी जो है वो एवैल्यूएशन, जॉब एवैल्यूएशन मेथड है, या जॉब एनालिसिस की जाती है पोजीशंस के लिए। बट हर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लाइसेंस्ड एवैल्यूएशंस कराए। लेट्स बी ऑनेस्ट, मर्सर कराना पर पोजीशन $200 और उस पर जाना हर दफ़ा एबेकस को देना है। एबेकस इज़ द ओनली वन जो मर्सर की वैलिडेटेड एवैल्यूएशन करके देता है जॉब एवैल्यूएशन। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू इट इन अ मच लेसर कॉस्ट विच इज़ मोर प्रैक्टिकल। सो ऐसा नहीं है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके रोलेक्स जो है, आईफोन जो है वो चाइना में बन रहा है पर अच्छा है, बट आईफोन एक्चुअली चाइना में बन रहा है, बांग्लादेश में नाइकी, पाकिस्तान में एडिडास बन रहा है, तो वो ही एडिडास बाहर बेच रहा है और उसको यहाँ पे इजाज़त नहीं है बेचने की। बट हम बाहर से लेकर आते हैं कि हाँ जी पाकिस्तानी नहीं ख़रीदना, पर बाहर से बैग्स ले आएंगे कि जनाब बाहर का जूता पहना हुआ है, बट वो जूता यहीं बना हुआ और का ये कपड़ा यहीं पे बन रहा है। सो इसी तरह एवैल्यूएशन में भी ये देखें कि इट्स नॉट अबाउट कि जो बाहर की एवैल्यूएशन मेथड्स हैं वही परफेक्ट है। अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर, इसी तरह HRMS वगैरह की भी मैं बात करूँगी, अगर आप SAP अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सिंपल यूज़ कर लें, एक्सेल यूज़ कर लें, लोकल कोई कर दें। बट उसमें कॉस्ट में उसमें भी देखिए, जब आप HR मैनेजर हैं, आप जब सॉफ्टवेयर बाय करने जा रहे हैं, प्लीज़ उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट रिकरिंग, लोग आपको पहले जो अप फ्रंट है वो ₹1,00,000 चार्ज करेंगे, लेकिन उसकी रिकरिंग कॉस्ट में हर साल अपडेशन में आपको जैसे एवरेज जो है $6 to $7 पर मंथ पर एम्प्लॉय पड़ जाता है। तो आप ये देखें कि ₹1,000 पर एम्प्लॉय पर मंथ देना, और अगर आपकी वर्क फोर्स ग्रो कर रही है तो आपका अच्छा खासा एक्सपेंस होता है। बाद में ओनर्स आपको आके पूछते हैं भाई ये क्या तमाशा ले लिया था, एक एम्प्लॉय को ऐड करता हूँ, 2 को डिलीट करता हूँ, फिर हर दफ़ा वो उसका यूज़र बेस में मुझे एंट्री के अलग पैसे देने पड़ते हैं। सो इस टाइप की चीज़ों में बी माइंडफुल कि आपका कॉस्ट कैसे जा रहा है। मैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर आती हूँ। अच्छा 6 हो गया और 7 हो गया, ये नंबर्स जो हैं ये इसकी पहचान बन गए। अच्छा हाँ, इसको हम कई दफ़ा अब ये होता है कि जिसको हम कहते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रमोशन, वो हम सब टाइप्स इस तरह कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल ABC दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5A विल बी द जूनियर मोस्ट। वो कहते हैं जी ये मेरा तो जी 3 सालों का एक्सपीरियंस है और उसका जो 6 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मेरे 6 साल वाला लड़ रहा होता है कि मुझे इसके साथ मुझे क्यों ये डेजिग्नेशन दी हुई है। सो उस डेजिग्नेशन को आपने नहीं छेड़ना, आप उसके सब लेवल को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर उसके 6 साल हैं तो आप उसको 5B में ले आएँ, बट डोंट चेंज द एंटायर बैंडविड्थ। आप उसका जो जॉब लेवल जो है वो 5 ही रखेंगे, आप उसका सब।
अच्छा, आपने यहाँ पे देखा, अब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आप ये देखते हैं कि आप टोटल देख लें कि आपकी पूरी ये पूरा पाई बन जाता है कि आपकी जॉब लेवल 1 कितनी पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें यहाँ पे जॉब लेवल 1 में आपको नज़र आ रही है 2 पोजीशंस हैं, आपकी जॉब लेवल 2 में 20 पोजीशंस हैं, आपकी 3 में 41 पोजीशंस हैं, जॉब लेवल 4 में 80 पोजीशंस हैं एंड 5 में 240। सो नो यू आर एक्चुअली एबल टू सी कि आपका चंक कहाँ पार्क हुआ हुआ है। और अगर मैं देखें 5 में अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जेक्टिव और स्पेशलिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पिरामिड बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। समटाइम्स लोगों का पता नहीं क्या बन रहा होता है, क्योंकि डेजिग्नेशन ऐसे दिए होते हैं उनको खुद नहीं समझ आ रही होती। तो आपको एटलीस्ट 1 2 3 4 5 करने से जॉब लेवल से आप देख सकते हैं कि आर यू इन द राइट। अच्छा, दूसरा ये कि इसका और भी एक ज़्यादा मेथड है। अगर आप एजाइल वर्किंग पे भी जाते हैं, जिसको आजकल टेक कंपनीज़ में करते हैं, जिसमें आप हायरार्की नहीं डिफ़ाइन कर सकते, तो तब भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट में आपको 1 2 3 4 5 देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप प्रमोट नहीं कर सकते लोगों को। हाँ, उसको हम कह देते हैं वी असाइन अ स्टार विद दैट, हम उसको कहते हैं कि सी स्टार। फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्सन इज़ एन एग्जीक्यूटिव, ही इज़ अ फलाना LSE ग्रेजुएट, बट आके उसने 3 प्रोजेक्ट्स कंपनी को दिए हैं। वो प्रोजेक्ट्स आर मच बेटर दैन जो उसका जो मैनेजर बैठा हुआ है पिछले 20 सालों से, उसका पोटेंशियल हमें उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो हम उस एम्प्लॉय को स्टार दे देते हैं। सो वो एम्प्लॉय रहेगा 5 में, तो द कांस्टेंट नंबर विल देन बी 5 बिकॉज ही स्टिल ए एग्जीक्यूटिव, ही स्टिल अ स्पेशलिस्ट। आप उसको गाड़ी तो नहीं दे सकते ना कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट अच्छा कर लिया। सो आप उसको कॉम्पेन वेन में जब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर उसके रिवॉर्ड मैकेनिज्म डिफरेंट कर देंगे। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट एनालिसिस, आपने अच्छा इसका ये भी हो रहा होता है कि आपने पूरा ईयर वाइज भी कर रहे हैं और आप उसका एज ऑफ एक्टिव एंड पीरियड भी कर रहे होते हैं कि पूरा ईयर वाइज, यानी कि यहाँ पे दिसंबर आपको नज़र आ रहा है कि ईयर एंड पे क्या स्टेटस था या एवरेज क्या स्टेटस रहा, उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, हर लोकेशन पे कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी ऐसे होंगे आपके मैनेजर्स को डिपार्टमेंट्स के लिहाज से भी निकाल लीजिए। अगर आपके कुछ 2 मैनेजर्स ऐसे होंगे जो लोगों को निकालते रहते होंगे। जी, मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक गवर्नमेंट के ग्रेड्स की बात है ना, उसमें गवर्नमेंट की जो प्रमोशन जो पॉलिसी है वो भी अपनी है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी अपना है, यू कांट हेल्प इट। और उनकी टर्मिनेशन मैकेनिज्म्स भी काम नहीं करते हैं उनमें। वहाँ पे जो HR होती है उसका काम इज़ टोटली डिफरेंट। सो आप यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आप मेरे ख्याल है GC में चले जाएँ, जो भी गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो आपकी प्रमोशन है, आपकी हायरिंग है, उसके टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। सो यू कांट हेल्प मच, यू हैव टू फॉलो देम, ठीक है। बट उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो भी नहीं फॉलो हो रहे होते ना। देखें, जैसे वहाँ पे पोजीशन खुलनी है, पोजीशन एडवर्टाइज़ होनी है। मतलब मैं कैनेड की एवेलुएशन कमेटी में अक्सर जाती हूँ, तो एडवर्टाइज़ होनी है, तो अक्सर जाके देखें तो भी कैंडिडेट अगर बुला तो ले, 5 लोगों को तो बुला लें, वो एक ही बंदा बुला के कहेंगे अच्छा ये तो दूसरा तो आया नहीं, इसको इस तरह एवेलुएशन कर लें। तो हम कह रहे होते हैं कि अभी 2-5 लोग तो दे देना कि हमें कोई वो तो मिले मिक्स। तो इस तरह की चीज़ों में आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं एज HR प्रोफेशनल, एज अ मैनेजर एंड एज अ एम्प्लॉय फर्स्ट। दूसरी बात ये आती है कि जो आपके IT ऑपरेटर्स और वो देखिए, जो मैं एक बात बताऊँ, ये जो होते हैं ना IT ऑपरेटर्स वगैरह, इनको भी जब तक आप या सुपरवाइज़र्स जो होते हैं, इनको भी जब तक आप उसमें नहीं ना रखेंगे इसी बेंचमार्किंग के अंदर, वी कैन नॉट लीव देम ओपन एंडेड। यानी कि यहाँ पे जो लेवल 7 हमने कहा हुआ था ना, वो इसलिए यहाँ पे छोड़ा जाता है कि दीज पीपल शुड हैव अ करियर पाथ, कि इवन अ टी बॉय इज़ पार्क्ड ओवर हेयर। इसमें सिर्फ और सिर्फ डेली वेजेस नहीं आते। डेली वेजेस जो होते हैं ना, जो दिहाड़ीदार जिन्हें कहते हैं, द ओनली वंस हु आर नॉट पार्क्ड इन दिस हायरार्की आर दोज। बाकी आपके जो कैड ऑपरेटर्स हैं, आपके जो स्विंग मशीन्स पे बैठे हुए वर्कर्स हैं, वर्कर केडर जिसे कहते हैं, वो भी लेवल 7 में पार्क हो जाता है। वो बिल्कुल उसमें कैटेगरीज होती हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड, वो इन टर्म्स ऑफ मिनिमम वेज क्राइटेरिया और उसके लिए रखी जाती हैं। बट मैं बताऊँ, इन टर्म्स ऑफ हायरार्की वो रखना नॉन एडवाइजेबल है। बिकॉज आप पता क्या करेंगे, अगर आप उसमें यहाँ पे अगर 3 लेवल्स, अगर तो आप देखें, वो जैसे आप कहना सेमी स्किल्ड, दैट इज़ एक्चुअली ABC ऑफ 7। यानी कि फॉर एग्जांपल हु स्किल्ड इज़ अ 7C कैन एक्चुअली मूव टू अ 6।
वेरी इजीली। बट हम उसको ना सिंपल रखते हैं कि दे वी विल कंसीडर एज अ वर्कर, हम उसको वर्कर ही कंसीडर। लेकिन देखिए वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे करते हैं, बट आई हैव अ पर्सनल डिसकंटेंटमेंट विद दैट, बिकॉज अगर एक ऑफिस और हमने देखा कई वर्कर्स, प्रोडक्शन वर्कर्स जो हैं वो बैचलर्स कर जाते हैं, दे डू एंड अप बीइंग सुपरवाइजर्स। आपने ये भी नोट किया होगा, हाँ ना। तो अगर आप अगर अच्छा, और इवेंचुअली करते भी हैं, मैनेजर्स भी हुए हैं, बहुत से लाइन प्रोडक्शन में हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि डेटा के साथ उसका करियर पाथ तो रखे ना। कौन कह रहा है उसे ले जाए यहाँ पे उठा के, कौन कह रहा है वो सीईओ बन जाएगा एक दिन, बट उसको कुछ दिखाएं तो सही ना कि फॉर एग्जांपल दे कैन ग्रो। आपने द पर्पस ऑफ HR इज़ टू हैव अ करियर पाथ ऑल्सो, सो एटलीस्ट दिस थिंग गिव्स देम is a hope, a vision. You should have a vision for everybody in the for वही वाली बातें जो हमने कहा कि नारोवाल है, भलवाल है, वर्कर है, सही है, हो सकता है वो इवनिंग क्लासेस कर ले। देयर आर, जैसे HSC में मैंने सुना गार्डनर्स के बच्चों ने जाकर they have excelled, they have done a lot. There are people who are from the, उसमें वो जजेस लग गई हैं जाकर, वन ऑफ द CSP ऑफिसर्स जो है। मसला ये होता है कि क्योंकि वो उर्दू बोलते हैं, वो पंजाबी बोलते हैं, वो वहाँ से आते हैं, उन्होंने चप्पलें पहनी होती हैं, उनके कपड़े फटे हुए होते हैं बहुत से चीज़ों में। और ये भी एक रिसर्च है कि अगर हम किसी को, जैसे पिग्मेलियन इफ़ेक्ट कहते हैं, अगर मैं इस क्लास को समझना शुरू कर दूँ या ये लोग मुझे समझना शुरू कर दें ना कि ये फ़लाना तो नलायक ही है या ये तो नलायक ही हैं, दो ग्रुप्स, इसकी पूरी स्टडी है कि दो एक ही तरह के बच्चों को दो डिफरेंट क्लासेस में बिठाया गया और एक क्लास में टीचर्स को कहा गया, इसको पिग्मेलियन रिसर्च कहते हैं, और टीचर्स को कहा गया कि ये जो है ना ग्रुप बी, ये बड़े आउटस्टैंडिंग बच्चों का है, हालांकि वो बिल्कुल एवरेज IQ के बच्चे थे, और जो ग्रुप ए है ना ये निकम्मों का है या बस नॉर्मल परफॉर्मेंस का है। अब द वे द टीचर्स वर लुकिंग एट द किड्स, दिस इज द पिग्मेलियन रिसर्च, यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, और वो मैं हमेशा ये बात करती हूँ, द वे वी लुक एट समबडी ऑल्सो चेंजेस द काइंड ऑफ बिहेवियर दे वांट टू शो टू यू। तो उसमें वो बच्चे जिनको वो एवरेज IQ था, वैलिडेटेड रिसर्च है, दे रियली स्कोर्ड सो वेल बिकॉज टीचर्स उनको ट्रीट ऐसे करती थी कि वाह ये तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये तो हाई परफॉर्मर्स हैं, ये तो काम करके दिखा लेंगे। और ये पूरा डेटा है इस पर, और जो वो वाले जो थे उनका भी IQ उतना ही था, और उनको कहते थे ये एवरेज परफॉर्मर है, इन्हें क्या कर लेना, जैसे नेचुरली कहते रहते हैं ना, भाई तुमने क्या कर लेना, हम भी कहते हैं भाई आज तक तो कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, फलाना, जनरली आपको मैं बात बताऊं तो। बट अगर आप किसी ग्रुप को इस तरह देखना शुरू कर देना, नो यू विल डू इट, नो यू कैन डू इट, नो आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू। आओ तो सही, आप कभी एम्प्लॉयज़ के साथ, किसी के पास टाइम नहीं होता है, और जब इस तरह की कंपनियों में काम करें जहाँ हज़ार बंदा, 100 केस आ रहा होता है, ग्रीवेंसेस होती हैं, सब कुछ होता है, बट एट द सेम टाइम आपने डेटा से अपने मैप रखना होता है कि आपके स्टार एम्प्लॉयज़ कौन से हैं और आपने कितना टाइम देना है। व्हाट दिस डज फॉर HR मैनेजर्स, दिस सेव्स योर टाइम। आपने ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने ये देख लेना है इस स्ट्रेटजी के साथ कि ये मेरी जो वर्कफोर्स है, एक दिन जो है इसमें से आप प्रोबेबिलिटी एक की लगा लें कि पिछले नेक्स्ट 10 ईयर्स में 10 में से एक बंदा शायद 6 पे पहुंच जाए, बट उस प्रोबेबिलिटी को रहने ज़रूर दें, इट विल वर्क फॉर यू। अच्छा, जॉइनिंग एनालिसिस का ये मैं कह रही थी कि कई जगह कई मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ऑपरेशंस कह लें, कई मैनेजर्स होते हैं जो लोगों को सिर्फ ज्वाइन करा के वापस भेज रहे होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई एक वर्कफोर्स आई जा रही है और जाई जा रही है, ज्वाइनर्स की आगे एक्सपेंस की भी बात होगी, जो हर एक का वो आपने आगे हम कल उस मैट्रिक्स की भी बात करेंगे कि कॉस्ट टू हायर जिसे कहा जाता है, हायरिंग एडवर्टीजमेंट की भी कॉस्ट है, हायरिंग ऑनबोर्डिंग की भी कॉस्ट है, और वो जो टाइम लैप्स होता है ना जिसमें एक की जगह दूसरा ज्वाइनर आता है कि ये तो किसी काम का नहीं था, वो तो जी चला गया, नया बंदा रख लिया ना, उसका जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें जितना टाइम ज़ाया हुआ है वो भी कॉस्ट है। तो इसलिए ये रखा जाता है, इस KPI को इसलिए रखा जाता है कि भाई इतनी जो ज्वाइनिंग, जो पिछला था स्लाइड कि इतनी ज्वाइनिंग हो रही है, तो वजह क्या है। ऐसा तो नहीं कि ज्वाइनिंग फॉर द सेक ऑफ ज्वाइनिंग कराई जा रही है एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू रिटेन दैट पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैक्स टू सेल रेशो, और आपका ये जो आपने फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की बात की थी ना, यहाँ पे वो आता है कि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ इज़ अ कैलकुलेशन हेड विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हेड काउंट। हेड काउंट मीन्स एनी ह्यूमन बीइंग,
एनी ह्यूमन बीइंग विच एग्जिस्ट ऑन द पेरोल, और उसका नंबर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ का आपका हेड काउंट है, और दिस इज़ कॉल्ड अ हेड काउंट, एनी हेड इज, बट FT इज़ फुल टाइम एम्प्लॉयज़, और वो हो सकता है कि उस महीने का जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हो वो हो आपका 95, बल्कि 0.6 तक हमने हम पॉइंट्स में भी कैलकुलेट करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें से जो है 2 आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से ये समझ लें वो सिक लीव पर हैं, एक खातून जो है वो मैटरनिटी लीव पर चली गई हैं, सो दे आर देयर, और कुछ कह, तो उन्होंने एक्टिवली काम नहीं किया, उनका जो है वो प्रोडक्टिव नहीं रहे। अगर वो प्रोडक्टिव नहीं रहे तो वो कैलकुलेट नहीं होंगे। आप हेड काउंट भी लिखेंगे और आप उनका फुल टाइम एम्प्लॉयज़ उस कंपनी का भी लिखेंगे, आप लिखेंगे 95.6। आप तनख्वाह 100 लोगों को दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस में कंट्रीब्यूट आपके 95.6 लोग कर रहे हैं, और दिस इज़ बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड द पीपल हु आर प्रेजेंट, जो लॉग इन कर रहे होते हैं, जिससे हम बाद में बात करेंगे एब्सेंटिज्म, ओवर टाइम कैलकुलेशंस, और उसकी भी बात करते हैं। तो एक्चुअली जो मनी रेवेन्यू जनरेशन में आपके 95.6 लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी जो है वो उस टाइम पे उस महीने में नहीं थे, ठीक है। तो ये आपका दिस इज़ योर फुल टाइम एम्प्लॉयज़। अच्छा, जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को एवरेज FT कैलकुलेट होता है, तो उसमें वो देखा जाता है कि हर लोकेशन ने क्या कंट्रीब्यूट किया, और उन्होंने कितनी सेल्स की, और उसका कितना पर्सनल एक्सपेंस था, कितना पैक्स इज़ पर्सनल एक्सपेंस, ये लिख लीजिए। पैक्स इज़ हर कंपनी का डिफरेंट होता है, कुछ लोग उसे पर्सनल एक्सपेंस कहते हैं, कुछ HR एक्सपेंस कह देते हैं, कुछ एम्प्लॉय एक्सपेंस कह देते हैं, बट वो ये होता है कि एम्प्लॉयज़ पे या उनके बेनिफिट्स पे सैलरी प्लस बेनिफिट्स कितना खर्चा हुआ। सेल्स पर FT, टोटल सेल्स को डिवाइड किया गया हर लोकेशन के टोटल हेड काउंट, टोटल FT से, जो यानी कि 96.5 से डिवाइड किया जाएगा, 100 से नहीं किया जाएगा। तो कितनी सेल्स जनरेट हुई, सेल्स कितनी थी, और पैक्स टू सेल्स रेशो कितनी थी, तो हर बंदे ने कितनी जो है वो सेल्स जनरेट की। इसमें HR भी आता है, क्योंकि आपका जो HR है ना वे सेल्स जनरेशन में हेल्प कर रहा है। अगर वो बंदे नहीं लाता तो आपकी सेल्स हो ही नहीं सकते। अगर आपका फाइनेंस पेरोल नहीं रन करता, लोग कहते हैं, जैसे ये अक्सर ओनर्स भी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि ये शिपिंग वाला क्या कर रहा है, मुझे ये बताएं हम लोगों को कैसे बिज़नेस को करें। तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपका ये शिपिंग वाला ना बैठा हो, तो आपका क्वालिटी कंट्रोल ना बैठा हो, आपका HR ना बैठा हो, तो आप अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ क्या होता है? नो। आप एडमिन बैठा हुआ है, आपका चौकीदार, आपके रिसेप्शन, सो हर बंदे का कंट्रीब्यूशन टू द बिज़नेस तो है ना। तो आपने उसको, ऑल यू हैव टू डू इज़ कि उनको इस तरह का दिखाएं कि भी पर एम्प्लॉय जो पैक्स टू सेल्स रेशो है वो क्या बनती है, और एवरेज सेल्स पर मंथ। ये HR जनरेटेड रिपोर्ट है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद फाइनेंस। ये HR प्रेजेंट किया करता था बोर्ड को जाके, और HR कहता था जी आपकी इतनी सेल्स हुई है, इतने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतना हम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। ऑल दे वांटेड टू नो कि HR कितना बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रहा है, और बिज़नेस में हमारा क्या इम्पैक्ट शो कर रहा है हर एम्प्लॉय का, उसकी क्या रिग्रेशन है, ग्रोथ है, या उसकी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क पड़ा है, हमारा जो पर पैक्स टू सेल्स रेशो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। और वहाँ ऐसे रेशोज़ को वो सिर्फ मेजर करते हैं, और वो बुलेट पॉइंट्स उठाएंगे। बट आप ये सोचेंगे आप एक ऐसी रिपोर्ट लेकर जाए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि योर ओनर, योर CEO, योर बॉस विल बी हाईली इम्प्रेस्ड बाय योर एनालिसिस, बिकॉज दे से कि तो मेरी फ़िक्र कर रहा है, इसको पता है सेल्स वाले कितने सेल करके आते हैं इसको, और वो नहीं कि सिर्फ बातें कर लिया, और यार आज कितनी सेल हुई, यार सूटा लगा के आते हैं अक्सर जो होता है। नथिंग अगेंस्ट दैट, वो खवातीन अच्छा सारा दिन जी आज जूतों की बातें कर लेते हैं, फलाना घर में खैरियत चल रही है, बाल बच्चे ठीक है, वो भी करें। बट देन व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनलिज्म इज़ ऑल अबाउट डेटा। वो आप जब, जैसे आपको पता है ना कि वो कहते हैं ना कि आपने जितनी मर्ज़ी रिज़ल्ट पेपर में मेहनत कर ली, जो आपका रिज़ल्ट है वो नंबरों में आता है। सिमिलर इज़ द केस, आप जितने भी अच्छे HR हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप एथिकल हैं, आप कंप्लाइंट हैं, आप एम्बिशियस हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप इनोवेटिव हैं, विल नॉट मैटर अनलेस अनटिल ये डेटा आपका साथ नहीं देगा। ये डेटा आप प्रेजेंट करेंगे तो उनको पता चलेगा भाई क्रिएटिव है,
ये इनोवेटिव है, ये एम्बिशियस है, ये सिंसियर है, ये कंप्लाइंट है। कंप्लाइंस से बड़ी अच्छी बात है, इसके आगे कुछ रिपोर्ट्स में आपको दिखाती हूँ। अब आप देखें कैसे चलना शुरू है। पहले हेड काउंट की बात हुई, फिर फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की बात हुई, फिर सेल्स की बात आई कि जी हर बंदे ने कितना प्रोड्यूस किया। हेड काउंट हमने खड़ा कर दिया है, लेकिन हर हेड काउंट ये सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक जॉइनर आता है, आपके लीवर्स होते हैं ना, जॉइनर्स हैं 0.7, पता है कैसे होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपके होते हैं ना 26 वर्किंग डेज होते हैं, 26 वर्किंग डेज आपका जो पेरोल कैलकुलेट होता है वो एक्चुअली। अच्छा दूसरा ये कि अक्सर एचआर मैनेजर्स कह रहे होते हैं हमारा तो बस चले ना, तो पेरोल तो हम कभी ले ही ना। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है पेरोल ना लेना, बल्कि पेरोल लेना आपका बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। 26 वर्किंग डेज हो गए, 26 पे आपने पेरोल को डिवाइड कर दिया, आपके डिफरेंट आ गए। अब आपके आते हैं ज्वाइनर्स उस मंथ के, और आपके आते हैं लीवर्स, ठीक है। आइडियली तो ये होना चाहिए जब हम हेड काउंट से इसमें डिफरेंस ये करें, जब आप फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कैलकुलेशन में करते हैं, हो सकता है कि एक ज्वाइनर जो है उसने आपको ज्वाइन किया है 17 तारीख को, अमूमन ये 15 को ज्वाइन किया, जो जिसने 15 को ज्वाइन किया है ना, वो आपका 1 है, वो आपका हेड काउंट 1 है, लेकिन आपका FT क्या है 0.5 है, ठीक है। सो दैट FT इज़ 0.5 FTA, सो दैट्स यू हाउ यू कैलकुलेट। वो बंदा जो है वो आधा हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 15 दिन की है, सो आप उसको सिर्फ 0.5 पे रखेंगे। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट इट। इसी तरह वो जो लीवर है उसने 26 की जगह जो है वो 23 दिन काम किया, तो हो सकता है कि वो उसको 0.7 पे ले गए हैं, और एक्चुअली इस पे मेजर होता है। एक बंदा उसके अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज पॉइंट्स में चला जाता है, क्योंकि द पर्सन इज़ नॉट वर्किंग फॉर 26 डेज, सो दे आर इनटू पॉइंट्स। The person is counted according to the full-time employment or full-time employee as in the company. Overtime, आपके प्रोडक्शन फैक्ट्री में ओवरटाइम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओवरटाइम कितना कराया गया, जो लोग प्रोडक्शन में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जहाँ जो है, ये ओवरटाइम बहुत मैटर करता है उन लोगों के लिए कि ओवरटाइम कितना किया गया। फुल टाइम एम्प्लॉयज़ जस्ट जितने आपके 8 जो है वर्किंग आवर्स है, दैट्स इट। बट उसके अलावा उस पर लेबर लॉ मैंडेटेड होता है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन और ये देखने के लिए कि कितनी ओवर टाइम, डेली वेजर्स के केस में आपका ओवर टाइम इज़ ऑल्सो मैंडेटेड बाय लॉ, आपने कितने डेली वेजर्स लगाए और कितना ओवर टाइम पे किया। इसको ऑर्गेनाइजेशन इसलिए मेजर कर रही होती हैं कि एक तो ये देखती हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स में ओवर टाइम जो है वो पे हो रहा है। और आप देखें क्या HR में पे नहीं हो रहा, आप देखें ओवर टाइम में HR में पे हो रहा है। इट मीन्स दैट HR वॉज ऑल्सो वर्किंग, उसमें वो केडर्स काम कर रहे थे, जो HR ऑफिसर्स हैं जो जोग्राफिकल लोकेशन में बैठे हुए थे इतना बड़ा हेड काउंट मैनेज करने के लिए, सो दे वर ऑल्सो वर्किंग ओवर टाइम। सो अगर वो ओवर टाइम और वो भी कर रहे हैं, आप बाकी भी का देख लें, फाइनेंस का देख लें, बट इफ़ यू कंपेयर द फाइनेंस तो कितने उनके जो आवर्स हैं, एंड दिस इज़ द आवर्स कैलकुलेशन एंड दिस इज़ द अमाउंट कैलकुलेशन कि उनको पे कितना हुआ। आप आवर्स में भी देख लें और अमाउंट में भी देख लें। और बाय द वे एज अ स्ट्रैटेजी भी इसको मैप किया जाता था कि अगर किसी फाइनेंस में इतने आवर्स करने पड़े, इसका मतलब है फाइनेंस को बंदों की ज़रूरत है या उनको टाइम मैनेजमेंट की कुछ ज़रूरत है, नहीं तो वो तो कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये आपको ये नहीं है कि ये एक नंबर हमने फेंक दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। दिस रिपोर्ट इज़ एक्चुअली टेलिंग अस व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइनेंस वाले खप गए हैं, फाइनेंस वाले जो है वो 3526 आवर्स ओवर टाइम करते हैं। क्या फैमिली लाइफ होगी, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या हालात उनके चल रहे हैं अगर वो इस तरह के कर रहे हैं। सो अगर आप इसको लेके जाएंगे तो वो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू से कि दे नीड मे बी अ मोर FTEs, आप थोड़े से बंदे ऐड कर दें, बट डू समथिंग फॉर देम बिकॉज दे आर बीइंग ग्राइंडेड। और अगर आपको ये बात ही नहीं पता, अगर आप और इस किस्म का जब आप रिपोर्ट्स लेके जाते हैं तो CFOs बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको विजिबिलिटी भी मिलती है अभी हमारा डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है, और CEOs को, ओनर्स को पता चल रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट ने, और प्रोडक्शन वाले बहुत खुश होते हैं, सुपरवाइजर्स। हाँ, और वो तो अप्रूवल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना, इस पर कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। तो एक्सपेंसिव आप देखिए, पेरोल बेशक फाइनेंस के पास हो, बहुत अब मेजॉरिटी कंपनीज आर प्रेफरिंग टू गिव इट टू फाइनेंस, वो इसलिए नहीं कि और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको तो वो भी लकी वन है, आपको ऑडिट्स भी नहीं कराने पड़ते। आप ये सोचें कि आप वो चार्ज में काम करके आए हैं जिसमें ऑडिट ही इतना सख्त होता है। जब आप पेरोल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेते हैं, द काइंड ऑफ ऑडिट यू गेट
कि आपके भी ओवर टाइम लगा के हालत आ रहा हुआ। यूँ कि आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ 4 बिलियन PKR बजट आई वाज मैनेजिंग, और 4 बिलियन को टैली करना, FTEs को 0.2 0.3, एक दफ़ा फोरकास्ट आ गई, मुझे 1-2 FTEs को उधर से उठा के कि वो मैं कैसे उसको फोरकास्ट कर रही हूँ और वो डेटा सैप में जा रहा है, वो बैलेंस आउट करना हमारी रातों की नींदें हराम हुई होती थी कि ये पॉइंट्स ही नहीं मैच हो रहे। क्योंकि देखिए ऑल अ सिस्टम डज फॉर यू इज़ गिव यू अ टूल, देयर इज़ नो सिस्टम विच डज अ मैचिंग फॉर यू। ये तो मैंने देख लिया। आप कोई भी दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम, कल मैं किसी HR मैनेजर मैं उनसे कह रही थी सिस्टम ले आए, तो वो कहती मिस वो देखिए ना वो डेवलपर ने नहीं दिया, फलाने ने दिया, तो आप देखिए ना डेटा जो है वो डेटा होता तो वो डाल दे। मैंने कहा नहीं, डेटा HR डालेगा, डेटा कभी भी डेवलपर थोड़ी डालेगा। आप और हर दफ़ा डेटा आप अपडेट करेंगे, हर दफ़ा डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी, लोग चेंज हो जाएंगे, ज्वाइनर्स और लीवर्स होंगे, आपने अपडेशंस करनी है ये वो। आप बल्कि लकी हैं जिनके पास पेरोल नहीं है इन अ वे, बट अगर आपके पास पेरोल नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास मोर टाइम है टू रन एनालिटिक्स। आप जाए उनके साथ चाय पानी पिए, फाइनेंस मैनेजर के पास 2-3 रिपोर्टें निकालें, भाई सेल्स वो इतना भी नहीं होता कि सारी छुपा के बैठे होते हैं। हाँ, ओवर टाइम वगैरह पे बात हो सकती है। और अगर कई लोग अगर इस तरह की चीज़ें हाइड करना चाहते हैं, विच इज़ फाइन, देयर आर सम कंपनीज जो कहती हैं हमें ना दिखाओ हमारी सेल कितनी है, किसी को पता ही ना चल जाए कि पैसे कितने चले आ रहे हैं, तो फिर आप उनको और डेमोग्राफिक्स दिखाएं, बट बी स्मार्ट। आप उनके डेमोग्राफिक्स चेंज कर दें। जैसे ये है थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़, आगे आते हैं प्लीज़। थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ किसको कहते हैं? थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ वही होते हैं जो हमने आउटसोर्स किए होते हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं जो आपके, और उनको करने का ये फ़ायदा होता है। और वो क्यों किए जाते हैं किसी को पता है? क्योंकि जो कंपनीज बहुत ज़्यादा वो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत बेनिफिट्स दे रही होती हैं, जब वो आउटसोर्स करती हैं तो वो उनको नहीं मिल रहे होते। तो बहुत सी कंपनीज ऐसे कर रही होती हैं कि दे प्रेफर कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है आउटसोर्स हो जाए। दैट वर्क्स फ्रॉम देम बिकॉज ये इतनी ज़्यादा स्किल्ड या टेक्निकल जॉब्स नहीं होती, आउटसोर्स करती हैं। तो वो इन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आप देख लें ऊपर पिकर एंड लोडर टीम है, उसमें एग्जैक्टली एक बड़े मैप में ये भी पता चल रहा है कि कितने पार्ट टाइम कैशियर्स हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, कुछ सेल्स एक्विजिशन है, कोई डॉक्टर भी हैं पीछे बे डले हुए, वो इसके लिए डले जाते कि आप एब्सेंटिज्म कंट्रोल के लिए, ऑपरेशंस, IT, हर एक में कितने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। एंड इफ़ यू आर एबल टू सी कि अगर HR में एक भी बंदा कहीं पे बैठा हुआ है, तो जैसे गूगल और अमेज़ॉन है, अगर वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को मैप नहीं करेंगे, वो तो उनको तो पता ही ना चले हमारे लोग हैं भी और एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं और कैसे क्या काम कर रहे हैं। बट आपका एक एक बंदा जो है, एक एक एक्टिविटी जो है मैप हो रही है। इससे अगली वाली इससे भी इंटरेस्टिंग है। इससे अगली जो है वो उसके लिहाज से हो रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस क्या है। कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस का मतलब ये है कि एडमिन के काफ़ी लोग बैठे हुए हैं थे यहाँ पे ना, जैसे उसका मतलब ये है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन में फॉर एग्जांपल आज फ्यूमिगेशन होने हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें तो अक्सर होती है, फ्यूमिगेशन करनी पड़ती है, प्रोडक्शन में कर लेते हैं, मेंटेनेंस होनी है, तो वो आपने आउटसोर्स की होती है मेंटेनेंस को। तो फिर उन लोगों के अगर वो एम्प्लॉयज़ आते हैं तो वो आपने देखे वो डांगरिया पहन के आते हैं या पेंट ही शुरू कर देते हैं, तो वो भी कितने आपके प्रेमिसेस में मौजूद थे। आगे आते हैं प्लीज़, ये दिस इज़ नॉट द राइट स्लाइड। हाँ, सिक्योरिटी, फ्यूमिगेशन, हाउसकीपिंग, जो चाय बना के दे रहे हैं और टी बॉयज़ है ना, तो वो आपके आउटसोर्स हैं, वो आपके मतलब थर्ड पार्टी सर्विस है, आपके हाउसकीपिंग के लिए आ रहे हैं। आपके ड्राइवर्स कितने हैं, और वो उनकी तादाद कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है एयर वाइज, आप उसको भी मैप कर सकते हैं। हाँ, अब इस पे आते हैं। अब ये हो गया सारा कुछ, आपने अपनी कंपनी की सिचुएशन एनालिसिस कर ली। अब आप आते हैं, आप ये कहते हैं ये एक पढ़ लीजिए, टर्न अराउंड टाइम टू फिल अ वेकेंट पोजीशन एज पर द पॉलिसी इज 6 वीक्स। नाउ वी आर कमिंग कि HR अपने KPIs कितने अचीव कर रहा है, यानी कि टाइम टू फिल रेशो, हायर टू फिल रेशो क्या है HR की कंपनी। आपको एक जॉब की रिक्वेस्ट आई, जिसको पहले मैंने कहा, आपने उसको देखा, आपने अप्रूवल मिल गया, अब आपको कितनी देर लगी उस पोजीशन को ऑन बोर्ड करने में। जो इस कंपनी की पॉलिसी फॉर एग्जांपल कहती है 6 वीक्स, आपकी कहती हो 2 वीक्स, और हो सकता है आपका ओनर कहता हो 1 वीक में लेके आए बंदा, मेरा नुकसान ज़्यादा है। तो 1 वीक जो है वो कहीं पे आपका बेंचमार्क है, जिसकी हमने पहले बात की। बेंचमार्किंग में योर बेंचमार्क इज़ इन 1 वीक एंड देयर इज़ नो इफ्स एंड बट। एक दफ़ा बेंचमार्क हो गया उसके बाद चेंज नहीं हो सकता, पहले ही उसको सोच के ओनर से बात करके चेंज करें या CEO से बात करके। आपने वहाँ पे लिख दिया कि जो
उसके बाद आपने उसके लिहाज से जितनी भी जो पोजीशंस थी उसको वहाँ पे बेंचमार्क किया कि उनको कितने टाइम में और फिल किया गया और कितनी नंबर ऑफ़ पोजीशंस फिल हुई, कितने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए या नहीं किए गए, कितनी एफर्ट पुट किए। अब अक्सर लोग कहते हैं भाई एचआर बैठा होता करता क्या है यहाँ पे, इससे पता चलता है कि एचआर करता क्या है। भाई पोजीशंस तो इतनी थी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोकेशन 2 में देखें 7 पोजीशंस थी पर 21 इंटरव्यू तो करने पड़े ना, 21 इंटरव्यू करने में टाइम लगता है आगे। और इसी तरह आपका ये क्या ट्रेंड जा रहा है उस, और ये पोजीशंस कहाँ से फिल की, आपने किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू फिल की, रेफरल हायरिंग से फिल की, लोग जानने वालों ने दी, सीवी के पोर्टल से उठाई हैं, सीवी डेटाबेस से उठाई हैं, या ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट में ये यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली आए हैं। किसके थ्रू आया बंदा, ये भी बताना जो है समटाइम्स आपको डेटा जो है एग्जैक्टली बताता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये आके लोग आ गए, आपने बता दिया कि जी ऐसे हमने हायर किए थे, एचआर ने कहा, ये पिक्चर खींच गई कि मैनेजमेंट को बता दिया। अब एचआर ये उनको बता रहा है कि जी ये लोग तो हायर हो गए थे, ये हेड काउंट था, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन से लोग जा रहे हैं। अगर आप देखें सीक्वेंस इस तरह का है कि पहले आपने सेल्स की बात की, अच्छी बात की, हेड काउंट से शुरू किया, सेल्स पर आए, पैक्स टू सेल्स रेशोज़, फिर आप उसके बाद आप उस पर आए कि हम लोगों का जो है बाकी जो स्टेटस है एग्जिस्टिंग, ओवर टाइम हम कितना जा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपेंस पे आ रहे हैं एंड यू आर ब्रिंगिंग नाउ, आप आहिस्ता आहिस्ता वो डेटा में दिखाना शुरू कर दिया है कि लीवर्स कितने हैं। और लीवर्स में आप जो एचआर का प्रोसेसिंग टाइम है वो तो लग रहा है ना, चाहे बंदा आ रहा है या जा रहा है, एचआर इज़ डूइंग समथिंग। अच्छा, जो बंदा जा रहा है एग्जिट इंटरव्यू पे क्लियरली मांगते हैं कि वो क्यों गए हर लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल लोकेशन नंबर 3 पे फॉर टर्मिनेटेड लोग, लोकेशन 3 को करें टारगेट, टर्मिनेटेड नंबर 11 था, डिसमिस्ड 1 था, रीऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं है, रिज़ाइंड 3 थे, कोई डिसीज़ नहीं था। अच्छा, डिसीज़ का इसलिए क्योंकि देयर आर पीपल हु कैन, इतने बड़े वर्क फोर्स में देयर आर रीजंस के कोई फॉट भी हो सकता था, तो रीजंस वहाँ पे डाले गए। अच्छा, इसके अलावा फिर आपका जो टर्नओवर रेट है वो ईयर टू डेट क्या जा रहा है, वो पिछले साल क्या था, तो टोटल लीवर्स में आपने पर ईयर ये तमाम जो है ट्रेंड है वो ऑर्गेनाइजेशन को दिखा दिया कि ये हमारा काम है। नेक्स्ट पे आ जाए, उसमें आप परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें आप टोटल नंबर्स का नंबर दिखाएंगे। नेक्स्ट पे लेबर के लिए बनाना चाहिए, हम तो वैसे बनाते हैं अमूमन लेबर के लिए, हाँ जी, बल्कि लेबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये होती है कि कहने को वो अनस्किल्ड होते हैं, लेकिन अगर रोज़ कॉन्ट्रैक्टर बंदा चेंज कर रहे होते हैं ना, या उनको पैसे नहीं दे रहे होते हैं, तो उन जगह पे आप देखें उन मशीन्स पे इश्यूज आते हैं। उन जगह पे समटाइम्स आपके जो वर्कर्स प्रेडिक्टेबल होते हैं ना, जैसे वही आ रहे होते हैं, वो दे आर बेटर फॉर द कंपनी। सो आप उनके सुपरवाइज़र, उनका डेटा उनके सुपरवाइजर्स के पास पड़ा होता है उनके लॉग में। सो आई नो ऑफ अ कंपनी फॉर श्योर कि हम सुपरवाइजर से डेटा लिया करते थे, उनके टर्नओवर का भी हम बात करते थे। अभी हम स्टार्ट किया ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एक टर्म हमने पीछे यूज़ की थी जिसमें हमने दिखाया था कि डिज़ाइंड, हमने दिखा था टर्मिनेटेड कितने हैं, रीस्ट्रक्चरिंग में कितने चले गए, रिट्रेंचमेंट में कितने जा सकते हैं, कई जगह ज़ीरो था, यानी कि इस मंथ में कोई ख़ास, इस ईयर में इतनी कोई रिट्रेंचमेंट शो नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे जो रिग्रेटेड लॉस टर्म है ना, वो उन एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ की जाती थी, और एचआर मार्क कर देता है कि जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा था, जो कंपेटिटर के जा रहा है, जो ऐसा जा रहा है जिसको आप दोबारा वापस लेना चाहें, whom you would like to rehire, उनके लिए उन पे स्पेशल ये रिपोर्ट रन, ये स्पेशल स्लाइड डाली गई ओके जी, इनका होना जो है कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट था, और अगर ये चले जाते हैं तो आप ये देखें कि इसमें बहुत कम लोग आपको नज़र आएंगे। हार्डली डिफरेंट जॉब लेवल्स के लिहाज से आपको ना एक हायर जॉब लेवल्स पे, लेकिन जॉब लेवल 5 में आपको, आप देखें, अगर आप देखें तो पिक्चर मेक्स कंप्लीट सेंस। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के जॉब लेवल पे शो हो रही थी, किसी को याद है? एक जॉब लेवल था, हाँ, इसके मैंने बात की थी कि पॉपुलेशन हेड काउंट की नज़र आ रही थी, 5 पे थी ना। और यहाँ पे अगर आप ये देखें कि जॉब लेवल 5 पे अगर आप लीवर्स देखें तो वो भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, 9, ठीक है। इसी तरह अगर जॉब लेवल 7 देखें तो जॉब लेवल 7 तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ है, सो उस पर भी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि वो लोग 10,000 5,000 पे जल्दी से रोक सकते हैं। बट अगर वो आपका टर्नओवर रिग्रेटेड लॉस है, ऐसा बंदा था जो उसको नहीं जाना चाहिए, तो वो मैनेजमेंट को पता चल जाता है एंड यू आर एबल टू शो दैट। नेक्स्ट पे आते हैं जी। अच्छा, ये उसी चीज़ का ही एनालिसिस है टोटल। इसको कहा जाता था कि हम ये कहते थे कि सेंटर को लहदा मार्क कर दें और डिफरेंट लोकेशंस को लहदा मार्क कर दें,
और क्यूमुलेटिव लोकेशंस में लॉस कितना है और सेंटर में रिग्रेटेड लॉस कितना है। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पीछे चाहिए, इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जी। आपके रिग्रेटेड लॉस किस वजह से छोड़ के गए? अनदर जॉब एंड बेटर अपॉर्चुनिटी। अक्सर लोग कहते हैं जी वो आप तनख्वाहें कम देते हैं, हम तो जा रहे हैं, हमें तो इतने की जॉब मिल गई। एचआर क्या एचआर प्रूव कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि आपके कितने हाई पोटेंशियल? तो वो अक्सर आप कहते हैं सर वो चला गया, तो वो कहते हैं वो चला गया निकम्मा ही था, उसको रखे क्या करना था। ऐसे ही होता है ना। तो आपने सिर्फ ये डेटा उनको उन लोगों का दिखाना है जो आप समझते हैं कि उसको भी पता है हाँ भाई वो लड़का बड़ा अच्छा था, वो खातून बहुत अच्छी काम करती थी। सो आप जब उनका दिखाते हैं ना कि ये आपके 29 एम्प्लॉयज़ वो थे जो आपके रिग्रेटेड लॉस के क्राइटेरिया में आ रहे थे, जिसको आप रिग्रेट कर रहे हैं लूज़ करना, और बाकी जो है कोई फैमिली सर्कमस्टांसिस की तरफ से, और एक करियर अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि जिन्होंने अपनी कोई लाइन या इंडस्ट्री जो है वो चेंज कर दी, तो अगर उसमें चले गए तो आप उनका जो है डेटा अलग प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें रिमूव की हैं। ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट इवेंट्स है। आपकी एचआर ने यहाँ पे तस्वीरें एक्चुअली फ़ोटोग्राफ्स आप डाल सकते हैं। आगे ये भी बात करेंगे जब हम कल प्रेजेंटेशन पे जाएंगे कि आपने क्या यूज़ करना है एनालिटिक्स से आते। आपने बार ग्राफ यूज़ करना है, आपने ट्रेंड एनालिसिस दिखाना है, आपने पाई चार्ट दिखाना है, या आपने सिंपल टेबल दिखाना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, आपने सिर्फ डेटा फॉर द सेक ऑफ डेटा नहीं बनाना शुरू कर देना, पर आपने सेक ऑफ डेटा कलेक्शन ज़रूर करनी है। और एक दफ़ा ये एंड आप सोच लें, आप कहें कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की मैपिंग करनी है, उसकी वजह यह है कि आई वांट टू सी कि हमारे क्या हालात जा रहे हैं और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। जब आप इस तरह मैपिंग शुरू करेंगे तो आप कहीं पहुँच जाएंगे। अगर आप एंगेजमेंट में एक्चुअली यहाँ पे यू कैन पुट पिक्चर्स। आप वो कहते हैं कि जी फ़लाँ एक ईयर में फॉर एग्ज़ाम्पल 48 अभी तक इवेंट्स हुए हैं, जबकि पिछले साल 237 हुए थे, उससे पिछले साल 357 और ये 360 इवेंट्स हुए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन एक्चुअली मैप कि आपने कितने इवेंट्स किए हैं उसमें आप, और मैनेजमेंट देखती कि भाई इसने जनाब बैडमिंटन का मैच करा दिया था। और दूसरा एंगेजमेंट के बारे में मैं आपको एक टिप दूँ, और मैं ये बात कह रही थी कि मैं आई कम टू दैट व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स एचआर एनालिस्ट, नोबडी विल आस्क यू टू एलिमिनेट कॉस्ट्स, नोबडी विल एवर आस्क के जनाब आप एक्सपेंस ज़ीरो कर दें, बट पीपल विल, आपने हमेशा जो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन दिखानी है। आपने ये दिखाना है कि मैं इस एक्टिविटी से कम पैसों में कितनी एंगेजमेंट ला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है, मैं एक टिप देती हूँ, सीजनल फ्रूट्स एक्टिविटी उसे कहते हैं। हालांकि इट वर्क्स फॉर मल्टीनेशनल्स एंड इट वर्क्स फॉर एनी स्मॉल कंपनी एज वेल। वो ये है कि आपका जो सीज़न का फ्रूट होता है, जब वो पीक सीज़न पे होता है, वो तरबूज होता है और वो आम होता है या वो किन्नू होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर आप वो उसको किसी एक दिन जाके किन्नू डे कर लें, मैंगो डे कर लें, तो अब मुझे बताया उसमें कितने पैसे लग जाते हैं जब पीक सीज़न होता है। जब आप उस टाइम करते हैं तरबूज कितने रुपए किलो का आपको पड़ेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है। सो आपकी एक एक्टिविटी हो जाती है, हाँ, ऑल द टाइम। सो अब कहने को ये छोटी सी चीज़ है, बट मैं पॉइंट ये कह रही हूँ कि ऑल द टाइम। अब आप ये नहीं कि आप बर्थडे पार्टी, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो एचआर मैनेजर्स जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना सर, वो सेल्स और अक्सर बाकी लाइन मैनेजर्स आपको कहेंगे कि भाई वो इनसे बहुत से को पीसी में चलते हैं खाना खाने के लिए, वो अक्सर में आपको फंसवा रहे होते हैं, क्योंकि आप जाके ये वहाँ पे ऐसी बातें करेंगे और वो जो आपके जो बॉसेस हैं वो सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल हमारा तो बिज़नेस पूरा नहीं हो रहा और ये आके मुझे खर्चों के मशवरे देना शुरू हो गया। हाँ दें आप, जब आप अच्छा अब कोई, और एट द सेम टाइम अगर टॉप मैनेजमेंट की बात होती है, यू शुड नो, अगर आपको सेल्स पता होगी ना तो मशवरा भी आप उस लिहाज से देंगे। सेल तो पता ही नहीं है तो आप मशवरे क्या देंगे, आपको मंथली सेल्स पता होने चाहिए। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात हो गई एंड रेवेन्यू। दो चीज़ें याद रखें, anything any data you are producing or any department you need to as HR have to revenue generating। आपके बस दो ही तो एक्टिविटीज़ हैं और कुछ भी नहीं है। जो HR कर रहा है वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर रहा है। आप अच्छा टैलेंट क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि रेवेन्यू बढ़े। आप टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ क्यों लाते हैं? आप ये क्यों कहते हैं प्रोडक्टिविटी हाई, आप कहते हैं रेवेन्यू बढ़े, सिंपल एज दैट। आप ये टर्म्स यूज़ करें,
यू यूज़ दिस टर्म, यू यूज़ दिस नंबर्स एंड योर जो है प्रोफाइल इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। चेंज रिक्वेस्ट कितनी है? चेंज रिक्वेस्ट का मतलब ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैं मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल आई वेंट फ्रॉम वन मल्टीनेशनल टू अनदर मल्टीनेशनल, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि बंदे किधर चले गए। और वो अगर किसी की डेजिग्नेशन में चेंज हुआ है, किसी के जॉब लेवल में चेंज हुआ है, वो उसी वीक और उसी टाइम मैप होना चाहिए सिस्टम के अंदर। तो वो ये नहीं, वो अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में, अभी भी मैं लोकल सेटअप्स में जिनमें जाती हूँ ना, तो वो ये कह रहे थे, वो जी हमारे मैनेजर ने हमें प्रॉमिस किया था कि पिछले अगले साल तुम्हारी प्रमोशन होगी। एक तो प्रॉमिस किया था, वर्बल कुछ भी नहीं होता। दूसरा ये कि और HR कभी लेटर नहीं इशू करता, और अगर इशू भी किया होता तो उन्होंने सिस्टम में नहीं डाला होता। अगर इस किस्म के आप काम कर रहे हैं ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेटा कभी निकल ही नहीं सकता। जिस टाइम पे किसी की डेजिग्नेशन अपडेट हो गई, यानी कि वो एग्जेक्टिव से जो है वो AM लेवल पे चला गया, तो उसको सिस्टम में डाल के उसको अपडेट करके उससे कहेंगे ये चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। क्योंकि द मोर कॉम्प्लिकेटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कल को ओनर्स बुलाकर पूछेंगे कि भाई ये जो बंदा था ये पहले सप्लाई चेन में होता था, अब प्रोडक्शन में एंड कर गया है, तो इसका ज़रा हिस्ट्री तो निकाल लें। HR वाले देख रहे होते हैं, अब कौन फाइलें खोलेगा, ये तो बंदा ही नहीं मिलेगा। मैं कहा क्योंकि उस बंदे का कभी चेंज रिक्वेस्ट में कोई मार्किंग ही नहीं हुई होती कि इसके 3 साल पहले ट्रांसफ़र हो गई थी। वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं, फाइलें ढूंढ रहे होते हैं, पूरी फाइलें खुल जाती हैं। तो अगर अनलेस अंटिल यू आर मैपिंग द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इनटू नंबर्स, यू विल नॉट। एंड कितने डिसमिसल्स हुए, दिस इज रिलेटेड टू ग्रीवेंस, कितने लोगों को फायर करना पड़ा ऑन ग्रॉस मिसकंडक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जिस पर आपको ग्रेजुटी और PF भी नहीं मिलता, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट का मेजर इशू था। वो भी आगे आइए प्लीज़। हाँ, ये देखिए रिटन वार्निंग्स किन चीज़ों पे देते रहे, और रिटन वार्निंग्स में आपकी जो प्रोडक्शन में भी होती है ना, प्रॉपर चेकलिस्ट है उसके लिहाज से कि क्या मसला था जिस पे वार्निंग दी गई, और जैसे फेलियर टू कंप्लाई विद स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अनसेटिस्फैक्ट्री अटेंडेंस रिकॉर्ड। अब लोग कहते हैं हम तो रोज़ लेट आते हैं, कर लें जो करना है। अब लीव सिस्टम ही नहीं होता, अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम ही नहीं है, तो सिस्टम ही नहीं है तो फिर कैसे, और जो अगर है तो चल नहीं रहा, तो HR शुड ट्राई टू गेट दैट डन एंड कंडक्ट लाइकली टू कॉज ऑफेंस टू कस्टमर्स, कोलीग्स और विजिटर्स। इसी तरह एक इन सबऑर्डिनेशन भी एक ऑफेंस है, जिसको अक्सर मैनेजर्स कह रहे होते हैं ये बड़ा बदतमीज़ है। अब HR कह रहा होता है मैं मोटिवेट करूँ, मैनेजर की सुनूँ, किसकी सुनूँ, मैं कैसे प्रूव करूँ कि ये बदतमीज़ है। बदतमीज़ी को किस क्लॉज में डाला जाए, उसका एक क्लॉज इज़ देयर जिसे इन सबऑर्डिनेशन क्लॉज कहा जाता है, और दैट एग्जिस्ट्स इन द बुक्स, उसकी पूरी चेकलिस्ट। तो आपने उसको किसी ने क्लॉज में डालना है और उतनी वार्निंग्स आपने इशू की, और ये ट्रेनिंग इशू भी हो सकता है कि जैसे हो सकता है लोगों को पता ही नहीं। देन ये फाइनल स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाइए। डिसमिसल्स की मैंने बात कर दी। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी जो है कोड ऑफ कंडक्ट में, कंडक्ट विच कैन कॉज सीरियस एम्बैरेसमेंट टू द कंपनी कोलीग्स और एनी अदर पर्सन, दो बंदे लड़ पड़े, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, एंड यू नो दे अब्यूज्ड, उस पर डिसमिसल है। थेफ्ट और डिसेप्शन बोथ ड्यूरिंग और आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मेजर रीजंस थे जो उस चेकलिस्ट में उठाए गए कि इस वजह से डिसमिसल हुआ। PF फंड जो है एप्लीकेशंस कितना प्रोसेस हुआ और कितना दिया गया, उससे आगे आइए। फाइनल सेटलमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से भेजते हैं इज़ एंटायरली एन HR रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे आप उसे टर्मिनेट करें हैं, डिसमिस करें हैं, आपका स्टाइल मैटर से ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती है कि कैसे उसका क्लोजिंग हुई। वो ये भूल जाएगा कि उसने क्या किया था, लेकिन वो ये नहीं भूलेगा कि उसकी सेटलमेंट पड़ी हुई है और आप इधर उधर फिर रहे हैं, उसका लेटर प्रिंट नहीं है, और उस तरह सेटलमेंट करना। दिस इज़ द फाइनल स्लाइड, एंड दिस को डेटा में मार्क करना कि कहाँ पे कितने लोगों की सेटलमेंट इशू हो गए। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया कि बंदा चला जाता है, वो कहता है मेरी सैलरी 15 दिन की फंसी हुई है। सबसे पुअर HR वो है जो अपने लीविंग एम्प्लॉयज़ की ड्यूज़ जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर निकलवा नहीं सकता। आप उसको उसमें आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ में मार्क करें, आप फाइनेंस को प्रेजेंट करें, उसके 15 दिन की ड्यूज़ देते हैं और उसी महीने चेक इशू करें, क्योंकि भाई उसने उस 15 दिन काम किया, चाहे वो डिसमिस भी हुआ है, उस 15 दिन वो टाइम आउट करता रहे। हाउ कम अ लेबरर एंड अ प्रोडक्शन वर्कर इज़ नॉट बीइंग पेड जो उसकी कमाई है। और जो HR जो है जैसे अच्छा भाई वो अभी अप्रूवल नहीं मिला, अच्छा मैं देख लूँगा। और अक्सर HR ऑनेस्टली इट हैज़ बीन हैपनिंग इन माई टीम्स ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कोई ख्वाब थोड़ी आना है, क्योंकि उधर से उधर फिर रहे हैं, उधर से उधर। देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस ऑन फाइनल सेटलमेंट, बिकॉज आप अपना सारा प्रोफेशनलिज्म उस दिन शो कर रहे हैं जिस दिन
उस एम्प्लॉय का आपसे कनेक्शन टूट रहा है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन जब वो जा रहा है उसको एक तो रिस्पेक्ट से भेजें, और अगर उसका 1 रुपया भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है ना, प्लीज़ 30 डेज़ में उसके हाथ में दे दें। और ये जो बेंचमार्क ये ना बनाया गया था, और इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोकेशन 6 पर यहाँ पे आ रहा था, जब ये रिपोर्ट इशू हुई फ़ौरन जो है वो कॉल्स आ गए, एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर दैट HR, भाई इस लोकेशन पे क्या हो रहा है, सेटलमेंट क्यों नहीं निकले जी, वो जी लाइन मैनेजर छुट्टी पे है फलाना। हमने कहा लाइन मैनेजर छुट्टी है तो हेड ऑफिस भेजो चेक्स, हम फाइनेंस मैनेजर हेड ऑफिस से उठा के चेक्स क्लियर करा देंगे, बट यू आर नॉट सपोज टू होल्ड द चेक्स। सो द थिंग इज के दिस इज़ वेयर HR एनालिटिक्स एंड द एंटायर पिक्चर गेट्स क्लोज इज विद द फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, जो फाइनल सेटलमेंट, मैं आपको एक बात बताती हूँ, फाइनल सेटलमेंट जो नेगेटिव होते हैं, समटाइम्स लोगों ने भी कंपनी के पैसे देने होते हैं, लोन में लेते होते हैं, तो उसको हम फाइनल सेटलमेंट नेगेटिव्स में भी डाल देते हैं। कल जो हम करेंगे, विल बी गोइंग थ्रू द टेबलोज और डैशबोर्ड्स एंड विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस विच आई वांटेड टू बिल्ड अपॉन फॉर टुमारो। बेसिक कैलकुलेशन हैं, कोई मेगा कैलकुलेशन नहीं होगी, और हम कोई एक सिनेरियो करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू के अगर ये सिनेरियो आता है तो कौन सी वाली कैलकुलेशन आप यूज़ करेंगे और आप कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू प्रेजेंट टू द मैनेजमेंट कि ये मैंने 3 चीज़ें नंबर्स आपको दिखाए हैं, दिस नंबर सॉल्व्स योर इशू। थैंक यू।